गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। है पिंकी चौधरी, निकिता चौधरी। पूजा चौधरी, सृष्टि गोयल, निकिता अंजना, ज्योति मीणा, निकिता अंजना, ज्योति मीणा, सृष्टि गोयल, पूजा मीणा, आंदो आज माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मनीषा कुमारी भी आ गई।
चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए धागेनुमा अथवा कणिका में अंगक माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक शब्द है जो कि माइटो माने थ्रेड, धागा, और कॉन्ड्रियन माने ग्रेन्यूल, कणिका से मिलकर बना है। तो कोशिका का सेल का संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल समूह विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक मिनट बेटा, कोशिका का संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल समूह विभिन्न नामों से जाना जाता है। हाँ, अब बोलो बेटा। मैम स्क्रीन शेयर करके पढ़ा हूँ। इसमें क्या पढ़ाना, वापस बोलो बेटा। मैम स्क्रीन शेयर करो। हाँ, स्क्रीन शेयर करते हैं बेटा। अभी कर ही रहे हैं। कोशिका का संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल समूह विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि कॉन्ड्रियोसोम्स, प्लास्टोसोम्स, प्लास्टोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोकॉन्स, तो और मायोकॉन्ड्रिया तथा कॉन्ड्रियोप्लास्ट। मतलब कोशिका का संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है बेटा? कॉन्ड्रियोसोम्स, प्लास्टोसोम्स, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, प्लास्टोकॉन्स, मायोकॉन्ड्रिया व कॉन्ड्रियोप्लास्ट आदि। और कार्य की दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया या कार्य की दृष्टि से इन्हें कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है। Mitochondria are also called as the powerhouses of the cell, क्योंकि ये ऐसी जैव रासायनिक मशीनें हैं जिनमें ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों में निहित ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में बदलती रहती है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करती है। अब स्क्रीन शेयर मैं करती हूँ आपके साथ। बेटा रुकना 1 मिनट में, स्क्रीन शेयर भी करते हैं। इसे क्या आप कह रहे हो, स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो कि अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संक्षिप्त इतिहास के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कॉलिकर ने सबसे पहले इन कोशिकाओं को कीटों की मांसपेशीय कोशिकाओं में देखा। तो कॉलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स को कहाँ देखा? इंसेक्ट्स की मांसपेशीय कोशिकाओं में देखा, तथा कॉलिकर ने इन्हें सार्कोसोम्स नाम दिया या सार्कोसोम्स कहा। इसी प्रकार बेटा फ्लेमिंग ने 1882 में इन्हें तंतु बताया, जबकि आल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। इसके बाद सन ईयर 1898 में बेंडा ने इन्हें मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम एलिजेरिन तथा क्रिस्टल वायलेट द्वारा अभिरंजित किया। मतलब बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को किससे स्ट्रेन किया था, अभिरंजित किया था? एलिजेरिन से व क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित किया, एवं इन धागेनुमा कणिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके अलावा इन अंगकों के कोशिकीय श्वसन से संबंधित होने की संभावना भी जाहिर की। इसके पश्चात बारबर्ग ने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम, श्वसन एंजाइम की खोज की, और सन 1948 में किसने? हॉजबूम व अन्यों ने अपने अध्ययनों के आधार पर इस बात की पुष्टि की कि माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिकीय श्वसन के स्थल हैं। मतलब क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन। अब इसके बाद कौन आए? लेनिंजर एंड कैनेडी ने भी स्पष्ट किया
ने भी स्पष्ट किया कि ये कोशिकांग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही सिट्रिक एसिड साइकिल व फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तथा फॉस्फोराइलेशन की समस्त अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार बेटा नास ने सन 1963 में इन अंगकों में डीएनए अणु की उपस्थिति बताई, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा गया। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए केंद्रकीय डीएनए से भिन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण करता है तथा कोशिका द्रव्य वंशागति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अथवा माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति में भाग लेता है। अब अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति के बारे में, आकारिकी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी आकृति क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप क्या है। तो आकृति में माइटोकॉन्ड्रिया या ये अंगक धागे नुमा होते हैं अथवा छोटी कणिका समान होते हैं। तो विभिन्न कार्यकीय अवस्थाओं के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति में परिवर्तन होता रहता है, किंतु कुछ समय पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया पुनः अपनी वास्तविक आकृति प्राप्त कर लेते हैं और मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया मुग्धा आकार मतलब क्लब शेप कैसे होते हैं, मुग्धा आकार क्लब शेप टेनिस रैकेट लाइक की आकृति के या छड़नुमा हो सकते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के बारे में, साइज के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार भी इसके कार्य के अनुसार बदलता रहता है। इनकी लंबाई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक बदलती रहती है, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई 0.5 माइक्रोन होती है, जो कि स्थिर रहती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति व आकार इनके चारों ओर पाए जाने वाले माध्यम के पीएच व परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करते हैं। यदि माध्यम का पीएच अम्लीय हो जाता है तो ये टुकड़ों में टूटकर पुटिकाओं का रूप ले लेते हैं, जैसे कि चूहे माउस की यकृत कोशिकाओं में चूहे की लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 3.3 माइक्रोन होती है तथा एम्फीबियन अंड कोशिकाओं में इनकी लंबाई लगभग 20 से 40 माइक्रोन तक हो सकती है। अब बात करते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या मतलब नंबर। तो जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा प्लांट सेल्स पादप कोशिकाओं में इन कोशिकांगों की संख्या कम होती है। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के प्रकार व क्रियाशीलता के अनुसार भी इनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो एक सेल में, एक कोशिका में 200 से 300 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, किंतु कोशिका की सक्रियता के अनुसार इनकी संख्या 1000 तक या इससे भी अधिक हो सकती है। कुछ एल्गल सेल्स में, कुछ शैवाल कोशिकाओं में इनकी संख्या मात्र 1 होती है, किंतु सामान्य यकृत कोशिकाओं में लगभग 1000 से 16000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 5 लाख तक हो सकती है। अब अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्थिति। तो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया समान रूप से बिखरे रहते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य के परिधीय क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं, किंतु ऐसा विशेष परिस्थितियों में जैसे कोशिका में ग्लाइकोजन व वसा की अधिकता के कारण होता है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां सबसे अधिक उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं और समसूत्री विभाजन के दौरान ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पिंडल के निकट एकत्रित हो जाते हैं।
तो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति निश्चित भी हो सकती है अथवा ये स्वतंत्र रूप से विचरण भी कर सकते हैं। अब देखो डायग्राम शेयर कर रहे हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना यही आता है, तो आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाओगे जब आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने से हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया संरचना निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। आप देख रहे हो, एक तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है डायग्राम में, एक है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये हैं क्रिस्टी है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड इनटू आउटर चैम्बर ऑल्सो, इसमें चैम्बर भी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल आवरण, माइटोकॉन्ड्रियल एनवलप। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया चारों ओर से धुरी कला से बने आवरण से घिरा रहता है। एक तो है बाह्य आउटर व आंतरिक इनर, दोनों कलाएं संरचना में त्रिस्तरीय होती हैं। मतलब आउटर व इनर दोनों कलाएं संरचना में त्रिस्तरीय होती हैं। मतलब दीज आर ट्राइलैमिनेट प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रत्येक कला की मोटाई 60 से 75 एंगस्ट्रॉन तक हो 75 एंगस्ट्रॉन डिग्री तक हो सकती है, तथा इसमें दोनों बाहरी स्तर प्रोटीन के लगभग 20 से 25 एंगस्ट्रॉन मोटे तथा इनके मध्य 25 एंगस्ट्रॉन मोटा लिपिड स्तर पाया जाता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं वापस से दिखाती हूँ आपको ये चित्र। ये है बेटा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, चित्र में देखो, और मैं दिखा रही हूँ यहाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में ही अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब एक किसके बारे में पढ़ेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बाह्य कला। तो यह कला माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य सीमा बनाती है, जिसके द्वारा ये कोशिकांग सेल से कोशिका रस से पृथक रहते हैं। और यह झिल्ली इलेक्ट्रोलाइट्स, जल, सुक्रोज तथा बृहद अणुओं के लिए पारगम्य होती है। आंतरिक कला की तुलना में इस कला में, मतलब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, अधिक लिपिड्स पाए जाते हैं। मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेटा 20% ही लिपिड्स पाए जाते हैं, जबकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 40% तक लिपिड्स पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 20% लिपिड्स पाए जाते हैं, जबकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड्स पाए जाते हैं, तथा कोलेस्ट्रॉल व फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल्स भी अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च पादपों में हायर प्लांट्स उच्च पादपों की करीब 6 जातियों में भारी माइटोकॉन्ड्रियल कला छिद्रित होती है। छिद्र 25 से 30 एंगस्ट्रॉन व्यास के होते हैं, और कुछ स्थानों में यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। तो क्या बताया बेटा? उच्च पादपों की करीब 6 जातियों में आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन छिद्रित होती है। मतलब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पोर्स पाए जाते हैं, और यह पोर्स 25 से 30 एंगस्ट्रॉन डिग्री व्यास डायमीटर के होते हैं। अब देखते हैं अपन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे आप कहते हो आंतरिक कला। तो यह लगभग 50 से 70 एंगस्ट्रॉन डिग्री मोटी कला होती है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रीय अवकाश सेंट्रल स्पेस में फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बनाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्रेस्ट
कहते हैं अथवा क्रिस्टी कहते हैं। देखना बेटा, अपन एक डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये वाला शेयर कर ही रहे हैं, आप जानते हो। जैसे किसकी बात चल रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये क्या बनाती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रीय भाग में अंगुली सदृश, अंगुली समान अंतर्वलन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? मार के क्रिस्टी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ये दिख रहा है आपको, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी क्या है? दीज आर फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स, ठीक है, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और यह घुलनशील पदार्थों जैसे कि सुक्रोज, आयंस आदि के लिए अपारगम्य, इम्परवेबल होती है। अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स की, माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष की। तो दो चैम्बर पाए जाते हैं, एक तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, बाह्य कक्ष, एक है बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, आंतरिक कक्ष। तो अपन देखते हैं आउटर चैम्बर। तो माइटोकॉन्ड्रियल आवरण को बनाने वाली बाह्य तथा आंतरिक कला के मध्य पाया जाने वाला 60 से 80 एंगस्ट्रॉन डिग्री चौड़ा स्थान आउटर चैम्बर, बाह्य कक्ष अथवा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। इसमें कम घनत्व व कम क्षयांता का द्रव भरा रहता है। यह स्थान क्रिस्टी के शिखरों तक फैला रहता है। अब बात करते हैं इनर चैम्बर, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर की, आंतरिक कक्ष की। तो आंतरिक कला द्वारा आबद्ध समस्त अवकाश, आबद्ध समस्त अवकाश कैसा होता है? समस्त अवकाश आंतर कक्ष इनर चैम्बर कहलाता है। आंतरिक कला द्वारा आबद्ध समस्त अवकाश आंतर कक्ष इनर चैम्बर कहलाता है। बाह्य कक्ष आउटर चैम्बर में उपस्थित द्रव पदार्थ की तुलना में इनर चैम्बर में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ अधिक घनत्व वाला, समांगी, होमोजीनियस व प्रोटीन युक्त होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये कणिका युक्त होता है क्योंकि आंतर कला द्वारा बनने वाली क्रिस्टी अपूर्ण पट एवं उभारों के रूप में होती है। अतः यह कक्ष कई अपूर्ण किंतु सतत खानों में बट जाता है। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स समान रूप से भरा रहता है। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। तो किसकी बात कर रहे हैं? देखो ये डायग्राम में फिर देख लो। एक तो अपन ने क्या बताया कि देयर इज द आउटर chamber and the inner chamber, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane। क्रिस्टी की बात भी हो गई। एंड क्रिस्टी क्या है? अंगुली, अंगुली जैसे, मतलब फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स हैं। अब बात किसकी करेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की ओर जाते हैं हम। तो ये जो स्लाइड मैं शेयर कर रही हूँ वो भी है कि जैसा कि ऊपर वर्णित है कि आंतर कक्ष में की इनर चैम्बर में उपस्थित जेली जैसा प्रोटीन युक्त द्रव पदार्थ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। यह समांगी होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैसा होता है? होमोजेनियस होता है, किंतु कुछ अवस्थाओं में यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अति सूक्ष्म तंतु अथवा घनी कणिकाओं युक्त होता है। इन कणिकाओं का व्यास लगभग 40 से 50 एंगस्ट्रॉन डिग्री होता है। इनका मुख्य कार्य मैग्नीशियम तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आयनों के लिए बंधक स्थल, बाइंडिंग साइट्स की तरह कार्य करना है। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में लघु राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स, आरएनए तथा एक या एक से अधिक डीएनए अणु पाए जाते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स क्या है? इसे मैट्रिक्स के बारे में क्या याद रखोगे कि यह समांगी होता है। और जब ये समांगी होता है तो मतलब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? अपन को मैट्रिक्स में लघु राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं तथा एक या एक से अधिक डीएनए अणु भी पाए जाते हैं।
तो डीएनए अणु वृत्ताकार सर्कुलर होता है जिसकी लंबाई 4.7 से 6.0 माइक्रोन होती है और मैट्रिक्स में डीएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण में काम आने वाले एंजाइम तथा क्रेब्स साइकिल में काम आने वाले घुलनशील एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की जब बात कर रहे हैं तो ये पता करते हैं कि अपन को उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि क्रिस्टी आंतरिक संरचनाएं हैं जो कि आंतर कक्ष में इनर चैम्बर में फैले रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का वह समस्त भाग जो आंतरिक कला द्वारा आबद्ध रहता है माइटोप्लास्ट कहलाता है। माइटोप्लास्ट कहलाता है। आंतरिक कला की दो सतह होती हैं, बाह्य कक्ष की और वाली सतह। बाह्य कक्ष की और वाली सतह साइटोसोल कहलाती है अथवा सी फेस कहलाती है तथा मैट्रिक्स की और वाली सतह एम फेस कहलाती है। जैसे डायग्राम में दिखाती हूँ बेटा, सी फेस और एम फेस। एक बार अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सतह, इसमें इंटरमेम्ब्रेनस, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना दिखाई है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। अब क्या बता रही हूँ, आंतरिक एलिमेंट्री पार्टिकल बारे में बताते हैं कि वापस बोल रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का वह समस्त भाग जो आंतरिक कला द्वारा आबद्ध रहता है माइटोप्लास्ट कहलाता है और आंतरिक कला मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की दो सतह होती हैं, बाह्य कक्ष की ओर वाली सतह साइटोसोल अथवा सी फेस कहलाती है तथा मैट्रिक्स की ओर वाली सतह एम फेस कहलाती है। तो अनेक पादप व जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी व्यवस्था व संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इनकी संख्या का सीधा प्रभाव माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं पर पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी व्यवस्था इन कोशिकांगों की अनुदैर्ध्य कक्ष के समानांतर, लंबवत अथवा सकेंद्री हो सकती है। तो क्रिस्टी बेटा में क्या रखोगे, क्रिस्टी दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो है ट्यूबुलर और माइक्रोविलाई। क्रिस्टी दो प्रकार की हो सकती हैं, ट्यूबुलर और माइक्रोविलाई तथा प्लेट नुमा मतलब प्लेट लाइक। तो ट्यूबुलर क्रिस्टी अधिकतर प्लांट्स तथा प्लेट नुमा जंतु कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और F1 पार्टिकल्स। तो पहले मैं F1 पार्टिकल्स भी आपको दिखा देती हूँ। देखो ये वाली बात करेंगे अपन F1 पार्टिकल्स, जो एनलार्ज करती हूँ। अपन देखेंगे F1 पार्टिकल्स जिनको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। तो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है ये, और ये आप देख रहे हो F1 पार्टिकल्स है। इनर मेम्ब्रेन है और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इस पर क्या देख रहे हो आप, F1 पार्टिकल्स है और ऑक्सीसोम्स है। तो इन पार्टिकल्स की अपन बात करेंगे आज, F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल अथवा प्रारंभिक कण अथवा F1 कण। तो सन 1965 में ऋणात्मक अभिरंजन तकनीक द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली की एम फेस पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉम डिग्री लंबे कण अपने वृंतों द्वारा जुड़े रहते हैं। इन्हें प्रारंभिक कण अथवा F1 कण कहा गया। मतलब इन्हें क्या कहा गया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा गया या F1 पार्टिकल्स कहा गया, क्योंकि मोरन ने कहा। तो बाह्य कला मतलब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर
भी भारी सतह पर भी कण पाए जाते हैं, किंतु वे अवृंत होते हैं। तो ऐसा माना गया कि इन कणों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, इन कणों में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तथा ये एटीपी संश्लेषण में मदद करते हैं। तो आंतरिक कला की सतह पर पाया जाने वाला प्रत्येक सैद्धांत कण 3 भागों द्वारा निर्मित होता है। तो अपन देखते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं कौन कौन से भागों से निर्मित होता है। 1 मिनट के